हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। देखो, हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं वैद्युत ऊर्जा एवं वैद्युत शक्ति तथा कार्बन प्रतिरोध। देखो, हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि यदि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्राप्त होता है। इस कारण से जो प्रतिरोध तुल्य प्राप्त होता है वह तीनों प्रतिरोधों से कम प्राप्त होता है। और श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस कारण से यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है यहाँ पर तीनों प्रतिरोधों से अधिक मान प्राप्त होता है। ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति के बारे में। सबसे पहले तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। देखो, यदि हम किसी बैटरी से किसी उपकरण को, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसमें प्रतिरोध को, किसी प्रतिरोध को यदि बैटरी से जोड़ते हैं तो प्रतिरोध में आवेश प्रवाहित करना होगा। और आवेश को यदि प्रवाहित करेंगे तो आवेश प्रवाहित करने के लिए कुछ बैटरी को कार्य करना पड़ेगा और यही कार्य वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है, या यही कार्य वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। क्या बताया कि यहाँ पर जो प्रतिरोध लिया गया है, इस प्रतिरोध पर आवेश प्रवाहित करने के लिए या वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए यहाँ पर कुछ कार्य करना पड़ेगा बैटरी को, और यही जो कार्य है वह वैद्युत ऊर्जा के बराबर होगा या वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। अब यदि हम मान लें कि इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर है V और इस पर जो प्रवाहित हो रही है धारा I है, और यहाँ पर धारा प्रवाहित करने में t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। क्या बताया कि t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। t समय में q आवेश प्रवाहित होते हैं। अब t समय में यदि q आवेश प्रवाहित होते हैं तो कार्य W बराबर होता है विभवांतर गुणे में आवेश V × Q। अब क्योंकि आपको पहले भी इससे पहले वाली क्लासों में पढ़ा चुके हैं कि ये जो Q आवेश है वह वैद्युत धारा I के रूप में यदि लिखना चाहते हैं तो I बराबर होता है Q/T, Q/T। तो यहाँ पर यदि Q ज्ञात करना है तो क्या आएगा, देखो Q बराबर I × T। अब Q बराबर जो IT आया उसको यहाँ पर रख लेते हैं। जब यहाँ पर रखेंगे मान तो W बराबर कितना आ गया, देखो VIT। कार्य जो आया वह क्या आया, VIT। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको कभी विभव दिया गया है, धारा नहीं दी गई है, प्रतिरोध दे दिया जाए, धारा दी जाए, विभव नहीं दिया गया, प्रतिरोध दे दिया जाए, तो हम लोग इस सूत्र को किस रूप में बदलेंगे। तो देखो, हम लोगों ने ओम के नियम में पढ़ा है कि चूंकि V बराबर होता है I × R, तो यहाँ V की जगह IR रख सकते हैं। तो V बराबर जब IR रखेंगे तो देखो I × R यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, और I पहले से लिखा है तो I का गुणा I से I² हो गया, और इंटू में R इंटू में T। यहाँ पर एक और कार्य का सूत्र प्राप्त हुआ, क्या, W बराबर I² R × T। अब आगे यदि मान लीजिए हमको धारा ना देकर यहाँ पर विभव दिया गया है तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करते हैं, धारा के मान को विभव के रूप में रख देते हैं। तो धारा I बराबर हो जाएगा V/R। अब इस जगह पर यदि हम V/R रखेंगे तो W बराबर देखो क्या आएगा, I² लिखा है तो V² बटे में R² इंटू में RT पहले से लिखा है, तो एक R से R कैंसिल हो जाएगा, तो W बराबर आएगा V² में R इंटू में T। एक और हमें कार्य का सूत्र प्राप्त हुआ या ऊर्जा का सूत्र प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, W बराबर V² में RT। तो हम लोगों ने देखो क्या पढ़ा अभी कि वैद्युत ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होगी, और कार्य क्या होगा, W बराबर यदि प्रतिरोध के या परिपथ में जो उपकरण लगा हुआ है उस उपकरण के सिरों का विभवांतर है V, उस पर आवेश प्रवाहित होता है Q, तो W बराबर होगा V × Q। यदि आवेश T समय तक प्रवाहित होता है तो I बराबर होता है Q/T, तो Q बराबर I × क्या हो जाएगा, T हो जाएगा।
इस Q के स्थान पर मान रख देते हैं तो एक W का मान प्राप्त होगा, W बराबर VIT। और यहाँ पर यदि मान लीजिए VI की जगह पर V ना देकर I दिया जाए, I ना देकर V दिया जाए, तो हम लोग ओम के नियम से क्या करेंगे, यहाँ पर इनका रूपांतरण कर देंगे। तो V बराबर I इंटू R होता है। तो देखो V बराबर IR रख दिया यहाँ पर, तो IR जब रखेंगे तो I का गुणा I से I स्क्वायर और इंटू में R इंटू टी प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर धारा ना देकर विभव दिया जाए तो I बराबर V अपॉन R रखेंगे। तो I बराबर V अपॉन R रखने पर हमको यहाँ पर ऊर्जा का जो सूत्र प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू में टी। अब बात करते हैं, देखो हमारे पास में सूत्र क्या आ गए ऊर्जा के। तो ऊर्जा का सूत्र आया यहाँ पर कि हमने बोला ऊर्जा ही कार्य है, और यहाँ पर ये जो कार्य का सूत्र है वह है विभवांतर इंटू आवेश के बराबर, या इसी को लिख सकते हैं VIT के बराबर, या इसी को लिख सकते हैं I स्क्वायर R इंटू टी के बराबर, या इसी को एक और सूत्र लिखा जा सकता है क्या, V स्क्वायर अपॉन में R इंटू टी के बराबर। तो यहाँ पर ये सूत्र प्राप्त हुए हमारे कार्य के या ऊर्जा के। अब इसका मात्रक क्या होगा, देखो तो मात्रक होगा जूल, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा की बात हो रही है और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, या कहा जाए ऊर्जा का वही मात्रक होता है जो कार्य का मात्रक होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर ऊर्जा के बाद आपसे क्वेश्चन आए ऊष्मा बताइए। ऊष्मा का मतलब क्या है कि जब हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर परिपथ क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब है वहां पर ऊष्मा के रूप में रूपांतरण हो जाता है ऊर्जा का। तो ऊष्मा कितनी होगी, तो देखो कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा को हम ऊष्मा में लिख सकते हैं, लेकिन इस जूल के मात्रक को हमें कैलोरी में बदलना पड़ेगा। और यहां पर आपको यह याद रखना है कि 1 कैलोरी में 4.18 लिख सकते हो आप, या 4.2 डायरेक्ट लिख दीजिए, 4.2 जूल होते हैं। क्या बताया कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल, या आप इसको 4.18 भी लिख सकते हो, 4.18 जूल होते हैं। अब यदि हमको यहाँ पर जूल में मान दिया गया है तो इसको 1 करके निकाल लीजिए, तो 1 जूल में कितना होगा, 1/4.2 कैलोरी। हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 जूल में जो ऊष्मा होगी वह कितनी होगी, 1/4.2 कैलोरी। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, देखो क्योंकि यहां पर 4.2 है, इसको 1 बनाना है, भाग दे दिया इस तरह। तो 1 जूल में 1/4.2 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होगी। अब हमारे पास जूल में ये मान दिए गए हैं। देखो 1 का मान दिया जाता है, 1 से अधिक पूछा जाता है, सदैव गुणा करवाया जाता है। तो 1/4.2 का गुणा करवा दो, या सीधे बोल दें कि 4.2 का भाग दे देते हैं। तो यहां पर जो ऊष्मा है, ऊष्मा हीट H का मान कितना होगा, देखो तो H का मान होगा W बटे में 4.2। अब यह जो मान आएगा वह जूल में ना होकर कैलोरी में हो जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारे पास में सूत्र है VQ या VIT डायरेक्ट लिख सकते हो, VIT बटे में 4.2, V स्क्वायर अपॉन में R इंटू में T बटे 4.2, और I स्क्वायर इंटू में R इंटू में T बटे में 4.2। अब ये जो मान प्राप्त हुए ये सभी मान अब जूल में ना होकर किसमें होंगे, कैलोरी में। तो यहां पर यदि आपको ऊष्मा ज्ञात करनी है तो ऊष्मा के मान को हम कैलोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैलोरी में बदलने के लिए जो ऊर्जा आएगी जूल में, उसमें हम 4.2 का भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऊष्मा का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ये ऊष्मा का सूत्र होता है। अब हम लोग आते हैं वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य के बारे में। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऊर्जा क्या होता है, कार्य होती है, या बोल सकते हैं कि कार्य ही ऊर्जा है। लेकिन यदि बात करते हैं शक्ति की, तो शक्ति क्या होती है, तो हम लोग शक्ति P बराबर लिखते हैं W अपॉन में T, या इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्य करने की दर
या आप इसको बोल सकते हो ऊर्जा के रूप में कि ऊर्जा क्षय की दर। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं प्रतिरोध में, और प्रतिरोध में यदि विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ पर ऊर्जा क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, और परिवर्तित होकर ऊष्मा में, यहाँ पर यदि बल्ब है तो बल्ब में प्रकाश में अलग अलग रूपों में खर्च होती है, और उसी को हम लोग यहाँ पर ऊर्जा क्षय बोल रहे हैं, ऊर्जा क्षय। और बटे में लिखा है समय, समय को बोलते हैं दर, तो क्या बोल सकते हैं कि शक्ति क्या होती है, देखो ऊर्जा क्षय की दर को शक्ति कहते हैं, या बोल सकते हैं कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, देखो कि ऊर्जा क्षय की दर को वैद्युत शक्ति, या इसी को हम लोग सामर्थ्य बोलते हैं, P कहते हैं। अब देखो वैद्युत शक्ति की बात करते हैं तो अब इसका मात्रक क्या होगा, तो यहां पर P बराबर लिखा है W/T। अब W है कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल, और बटे में लिखा है समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहां पर मात्रक क्या आएगा, जूल प्रति सेकंड, या इसी का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या बताया कि वैद्युत शक्ति का एक मात्रक होगा जूल प्रति सेकंड, क्योंकि कार्य का मात्रक है जूल और समय का मात्रक सेकंड। लेकिन इसी की जगह पर एक वैज्ञानिक हैं जेम्स वॉट, उन्हीं के नाम पर यहाँ पर शक्ति का मात्रक रखा हुआ है, जेम्स वॉट के नाम पर वॉट। अब बात करते हैं यहाँ पर कि शक्ति का सूत्र क्या होगा। देखो हम लोगों ने अभी कार्य या ऊर्जा के सूत्र पढ़े, W बराबर V इंटू Q, तो यहाँ पर शक्ति का सूत्र क्या होगा, P बराबर है W बटे में T, और W का मान था V इंटू Q, तो V इंटू Q बटे में T। अब V इंटू Q की जगह VIT रखेंगे तो VIT बटे में T, तो यहाँ पर T से T कैंसिल हो जाएगा, तो देखो आ क्या जाएगा, V इंटू में I। इसी प्रकार से V इंटू I लिख लेते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से आगे I स्क्वायर इंटू में R इंटू T था, तो I स्क्वायर इंटू R इंटू T बटे में T करेंगे तो T से T फिर से कैंसिल हो जाएगा, और आगे यदि जाएं तो V स्क्वायर बटे में R इंटू में T था, तो T से T बटे में फिर से जाएगा, तो यहाँ पर T फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ शक्ति का हमारे पास सूत्र क्या आया, देखो कि P बराबर W/T, ऊर्जा क्षय की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, V इंटू Q/T, VIT बटे में T तो इसलिए VI, I स्क्वायर RT बटे में T इसलिए I स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T बटे में T इसलिए V स्क्वायर अपॉन R। अब बात करते हैं इसके मात्रक की, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही, इसका मात्रक क्या होगा, वाट होगा, W से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अब यहां पर हम लोगों ने शक्ति के बारे में पढ़ा, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखो कि ऊर्जा का एक और मात्रक होता है किलोवाट घंटा, या इसी को बोलते हैं यूनिट, किलोवाट घंटा, या इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट। देखो ये ऊर्जा का मात्रक होता है। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हमारे घरों में जो बिजली आती है, अब क्योंकि बिजली का हम लोग खर्च कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक का खर्च कर रहे हैं, और उसका उपकरण हम लोग, जैसे हम लोग पंखा चला रहे हैं तो उसको हम यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं तो उसको प्रकाश ऊर्जा में बदल रहे हैं, हीटर चला रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा में बदल रहे हैं। तो वैद्युत ऊर्जा को अलग अलग रूपों में खर्च करते हैं और उसका हम लोग उपयोग लाते हैं। तो वैद्युत ऊर्जा के खर्च को मालूम करने के लिए वैद्युत ऊर्जा के एक बड़े मात्रक का प्रयोग करते हैं, और इस बड़े मात्रक को हम बोलते हैं किलोवाट घंटा, या इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट। अब 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखो अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि जूल प्रति सेकंड ये मात्रक था शक्ति का, और यह बराबर था वाट के, क्योंकि इसी की जगह हम लोगों ने वाट लिखा। तो यदि हम जूल में बनाना चाहते हैं इसको, तो क्या लिख सकते हैं, 1 जूल बराबर
1 वाट इंटू में सेकंड। अब हमको किलोवाट घंटा को जूल में देखना है कि कितने जूल के बराबर होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 1 किलोवाट इंटू में घंटा को हम क्या करते हैं, पहले वाट इंटू सेकेंड बनाते हैं, क्योंकि वाट सेकेंड बराबर होगा जूल के। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर 1 किलोवाट को वाट में बदलते हैं, और किलोवाट को वाट में बदलना है 10 की घाते 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो यह आ गया वाट। अब घंटा को यदि हमें सेकेंड में बदलना है तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट में सेकेंड बदलेंगे तो 60 गुणे 60 तो हो जाएंगे 3600 सेकेंड। अब इसको हम लोग यदि सही से लिखें तो यहां पर 2 जीरो है, 10 की घाते 5 हो जाएगा, और यदि हम इसको 3.6 करके लिख दें तो 3.6 गुणे 10 की घाते 6 वाट इंटू में सेकेंड प्राप्त होगा। अब हमने अभी यहां पर ऊपर पढ़ा कि 1 वाट सेकेंड ही 1 जूल के बराबर है, तो यह 1 वाट सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, जूल। तो यहां पर प्राप्त क्या हो गया, देखो 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। या आप बोल सकते हो 1 यूनिट में 3.6 गुणे 10 की घाते 6 ऊर्जा खर्च होती है। यह क्या है, 1 यूनिट की ऊर्जा है। अब हमारे घरों पर कितने यूनिट खर्च हुए, यूनिटों की संख्या यदि ज्ञात करनी है तो हम कौन सा सूत्र लगाएं। तो देखो यूनिटों की संख्या के लिए सूत्र होता है, यूनिटों की संख्या बराबर होता है वाट गुणे घंटा और बटे में 1000। क्या होता है, वाट गुणे घंटा बटे में 1000। यह किसके लिए सूत्र होता है, यूनिटों की संख्या के लिए। अब यदि मान लो हमको वाट में ना दिया जाए, विभवांतर दे दिया जाए, तो यह वाट क्या है, P है, और P बराबर होता है V इंटू आई। तो इसको हम लिख सकते हैं विभवांतर में वोल्ट या विभवांतर गुणे धारा, तो इसको हम बोल सकते हैं एम्पियर, और गुणे में घंटा बटे में 1000। तो यूनिटों की संख्या के लिए सूत्र क्या प्राप्त होता है, वाट गुणे घंटा बटे में 1000, या वोल्ट इंटू में एम्पियर और इंटू में घंटा बटे में 1000। तो यह हमारे पास में यूनिटों की संख्या के लिए सूत्र होता है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई होगी। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो आप। तो देखो अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर की अंतिम हेडिंग पर, कार्बन प्रतिरोध या कार्बन वर्ण क्रम में। अब हमें यदि उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता हो, उच्च प्रतिरोध का मतलब है यदि हमको प्रतिरोध बढ़ाना है, तो हम लोगों ने चालक में पढ़ा है कि चालक में प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अब प्रतिरोध बहुत अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, चालक की लंबाई बहुत अधिक बढ़ानी पड़ेगी। अब हम लोग मान ले कि उपकरण ले रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, और उस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में हमें उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता है। अब यदि उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता है तो वहां पर हमें चालक के आकार को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। यदि हमने चालक को लिया, अब चालक के आकार को बड़ा करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के आकार को छोटा रखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं जिसका पहले से ही प्रतिरोध उच्च हो, और ऐसे पदार्थ होते हैं अर्धचालक। क्या बताया कि यदि हमको परिपथ में उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता है तो परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाना है तो चालक की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। अब मान लीजिए हमको 10 की घाते 6 में प्रतिरोध चाहिए, तो चालक की लंबाई हम लोग क्या करेंगे, कई मीटर कई किलोमीटर तक बढ़ाते रहेंगे। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम चालक का आकार सीमित रख सकें, इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पदार्थ का प्रयोग करते हैं जिसका प्रतिरोध पहले से ही उच्च हो। और ऐसे पदार्थ कौन होते हैं, अर्धचालक होते हैं।
अब बात करते हैं देखो कार्बन प्रतिरोध की। तो कार्बन प्रतिरोध क्या होता है? एक ऐसा प्रतिरोध है जिसका अभी हमने बोला ही कि R का मान कैसा होता है? उच्च होता है। अब R का मान उच्च होता है, इसको पहचानना है हमें कि इसका मान कितना होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? देखो कि कार्बन प्रतिरोध को बनाते समय इस पर 4 वलय बनाए जाते हैं और ये चारों वलय पेंट किए जाते हैं अलग अलग रंग से। अब अलग अलग रंग भी चारों में हो सकते हैं या हो सकता है कोई 2 या 3 समान भी हो सकते हैं, लेकिन ये 4 वलय जो हैं वो क्या किए जाते हैं? पेंट किए जाते हैं रंगों से। और इन वलय को हम लोग यदि नाम दे दें A B C D, तो ये जो 3 वलय हैं ये प्रतिरोध बताते हैं और यह जो चौथा वलय है यह उस प्रतिरोध की सहनशीलता को बताते हैं। क्या बताया? कि यदि हमको कार्बन प्रतिरोध को पहचानना है कि वह कितने प्रतिरोध का लिया गया है या उसका मान कितना है, तो कार्बन प्रतिरोध में 4 छल्ले होते हैं जो क्या किए जाते हैं? पेंट किए जाते हैं अलग अलग रंगों से। उनमें 3 छल्ले ABC वो बताते हैं उसके प्रतिरोध के मान को, और लास्ट जो D है वह बताता है सहनशीलता को। A और B जो पहले और दूसरे छल्ले हैं वह प्रथम और द्वितीय डिजिट को बताते हैं। प्रथम और द्वितीय अंक बोल सकते हैं या सार्थक अंक बोल सकते हैं। क्या बताया? कि A और B पहले और दूसरे मान को, अंक को बताते हैं, और जो C है वह 10 की घात गुणा में कितना है मान, इस बारे में बताता है। C क्या करता है? पहला और दूसरा मान है हमारा यहाँ पर A और B का मान, तीसरा जो मान है C वह 10 की घात को गुणा में बताता है। लेकिन जो D है वह अभी हम लोगों ने पढ़ा ही सहनशीलता बताता है, और सहनशीलता के लिए 3 रंग होते हैं। पहला होता है गोल्ड, सुनहरा, और सुनहरे रंग की जो सहनशीलता होती है वह ±5% होती है। दूसरा होता है सिल्वर, और सिल्वर मतलब चांदी कलर, और चांदी के रंग की सहनशीलता होती है ±10%। और तीसरा, इसमें चौथे रंग के वलय को कोई रंग ही ना किया जाए या पेंट ही ना किया जाए, तब इस स्थिति में हम बोल सकते हैं नो कलर। इसका मतलब कोई रंग नहीं, और यदि कोई रंग नहीं है तो इस प्रकार के प्रतिरोध की सहनशीलता होती है ±20%। क्या बताया? देखो कि पहले दूसरे मान बताएंगे, पहले दूसरे अंक को, तीसरा मान C बताएगा उसमें 10 की घात कितनी है, चौथा जो वलय है वह बताता है सहनशीलता को। सहनशीलता वाले में यदि गोल्ड कलर है, सुनहरा कलर है, तो आप बोलोगे ±5% है सहनशीलता। अगर सिल्वर कलर है तो यहाँ पर ±10% है, और यदि कोई कलर ही नहीं है चौथे में तो वहां पर सहनशीलता ±20% होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ABC में यदि अलग अलग रंग हैं तो उनके मान को कैसे याद रखें या उनके मान क्या होते हैं। तो देखो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? देखो शॉर्ट ट्रिक होती है बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। और इसके बाद वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। क्या बताया? रंग याद रखने की ट्रिक क्या होती है? बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। यहां पर ये जो वियरिंग है इसका कोई महत्व नहीं है, कोई रंग से कोई मतलब नहीं होता है। अब यहां पर यदि बात करते हैं इनमें रंग कौन कौन से होते हैं,
तो देखो बी रॉय में सबसे पहला जो बी है वह ब्लैक कलर से स्टार्ट होता है, तो पहला रंग सदैव ब्लैक से स्टार्ट होगा, ब्लैक कलर से। फिर दूसरा जो बी है वह ब्राउन रंग है, ब्राउन। आर का मतलब रेड से होगा, ओ का मतलब ऑरेंज से होगा, वाई का मतलब येलो से है। ग्रेट में ये जो जी है इसका मतलब है ग्रीन से, और बी का मतलब है ब्लू से, है ना, और वी का मतलब है वायलेट से। अब यह जो जी है इस जी का मतलब है ग्रे से, एवं वाइफ में वो जो डब्लू है इस डब्लू का मतलब है वाइट से। अब वीरेन का तो कोई अर्थ नहीं है, यहां पर हमने बोला। यहां पर गोल्ड की यदि बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने बोला ही कि गोल्ड का मतलब यहां पर है सुनहरे रंग से, और सिल्वर का मतलब है चांदी का रंग, और नेकलेस का मतलब यहां पर नेक से भी कोई मतलब नहीं, लेस है, लेस का अर्थ कोई रंग नहीं, तो यहां पर लिख सकते हैं कोई रंग नहीं। ठीक है। अब यहां पर ये तो रंगों के बारे में हमें पता चला कि बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ में यहां पर रंग कौन कौन से हैं। पहले बी का मतलब है ब्लैक, दूसरे बी का मतलब है ब्राउन, और आर का मतलब रेड, फिर ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब पहले के ब्लू, और बी का मतलब वायलेट, जी का मतलब ग्रे, और डब्लू का मतलब यहां पर व्हाइट से होगा। अब बात करते हैं, देखो यहां पर मान की बात करें कि रंग दिया गया है, मान क्या रखें, तो यहां शुरुआत जब हम लोग करते हैं तो शुरुआत में जो ब्लैक रंग है उसको हम लोग 0 पॉइंट देते हैं, तो यहां पर जो ब्लैक रंग है वह 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा। फिर अगला जो ब्राउन है उसको 1, फिर रेड को 2, फिर ऑरेंज को 3, येलो को 4, ग्रीन, यहां पर ग्रीन जो है इस ग्रीन को 5, ब्लू को 6, वायलेट को, यानी कि वायलेट ये जो लिखा है इस वायलेट को 7, और ग्रे को 8, और व्हाइट को 9 नंबर देते हैं। यहां पर देखो, यहां पर पहले से हम पढ़ चुके हैं कि सुनहरे रंग के लिए ±5% होगी सहनशीलता, चांदी के लिए ±10% होगी सहनशीलता, और जब कोई रंग नहीं होगा तो ±20% होगी सहनशीलता। तो क्या बताया यहां पर कि ब्लैक 0 से स्टार्ट होगा, फिर ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रेट में ये जो ग्रीन है इसका नंबर होगा 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, और व्हाइट 9 होगा। अब इनको हम उपयोग में कैसे लाते हैं, देखो तो एक दो एग्जाम्पल हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया जाए कि कोई प्रतिरोध है और उसके जो वलय दिए गए हैं वो अलग अलग रंग में है, पहला व्हाइट है, दूसरा येलो है, तीसरा रेड है, और चौथा कलर दिया गया है गोल्ड। और आपसे पूछ लिया जाए बताइए इसके लिए जो प्रतिरोध आर का मान है वह क्या होगा, तो देखो पहले 3 प्रतिरोध का मान बताएंगे। अब व्हाइट में यदि जाएंगे तो पहला मान है 9, दूसरा येलो, तो येलो में यदि जाएंगे तो येलो के लिए था 4, तो 4 लिख सकते हैं। गुणे में यदि बात करते हैं तीसरा होता है 10 की घात को रिप्रेजेंट करता है, तो तीसरा 10 की घात रेड, और रेड के लिए है 2, तो रेड के लिए 10 की घाते 2 आ गया, तो यह प्रतिरोध का मान ओम में प्राप्त हो गया। अब इसके बाद बात करें सहनशीलता की, तो सहनशीलता गोल्ड के लिए होती है ±5%, तो यहां पर आंसर आ जाएगा ±5%। अब देखो अगला एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि इसका मान कितना होगा। यदि हम लोग रंग पहला ले लें ग्रीन, दूसरा ले लें ब्लैक, तीसरा ग्रे, और चौथा कलर हो सिल्वर, तो इसका जो मान है वह आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करिएगा। चलिए अच्छा,
अब देखिए इसको अगर उल्टा दिया जाए, उल्टा देने का मतलब है अब आपको कलर ना देकर मान दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताइए उस कार्बन प्रतिरोध में किस किस रंग की पट्टी होगी या किस किस रंग का छल्ला होगा। यदि हम ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, कोई एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 75 × 10⁸ और सहनशीलता दी गई है ±10%, और आपसे कह दिया जाए बताइए इसके लिए वलय के कलर कौन कौन से होंगे। तो देखो 7 लिखा है और 7 का मतलब होता है वायलेट, तो यहां पर पहला जो कलर होगा वो होगा वायलेट। फिर 5 लिखा है, 5 का मतलब होता है यहां पर ग्रीन, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रीन लिख सकते हैं। फिर 10⁸ लिखा है और 8 का मतलब होता है ग्रे, तो यहां पर लिख सकते हैं ग्रे। फिर लिखा हुआ है ±10%, और 10% का मतलब यहां पर क्या है, चांदी से है, और चांदी का मतलब यहां पर कलर कौन सा होगा, सिल्वर। तो यहां पर यह आपका आंसर हो जाएगा कि जो वलय है वो क्या होंगे, पहला होगा वायलेट, ग्रीन, ग्रे और सिल्वर कलर का सबसे लास्ट वाला वलय होगा। तो आपको यहां पर ये कार्बन प्रतिरोध का वर्णक्रम समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कुछ MCQ हल करेंगे एवं जो प्रतिरोध R का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है उन सवालों को भी हम लोग हल करेंगे। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।